हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है, उनके लिए टोटल 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो आपका थर्ड पेपर है उसके जितने भी चैप्टर हैं, उनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपका थर्ड पेपर का पूरा सिलेबस, थर्ड पेपर आपका क्या है, थर्ड पेपर आपका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी और प्रत्येक क्लास में आपको 50 MCQs कराएंगे, मतलब कि 20 क्लास में आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप ये 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इसमें पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, है ना। जब हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो सिलेबस से बाहर जो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसलिए इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला चैप्टर जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो आपको पहला चैप्टर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और इसकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी MCQs बन सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं, राष्ट्रों के मध्य संबंध है, राज्यों के मध्य संबंध है, संबंधों का इतिहास है, या फिर व्यक्तियों के मध्य संबंध है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन आपको ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रों के मध्य संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, तो राष्ट्रों के मध्य संबंध है, मतलब कि देशों के मध्य जो राजनीतिक संबंध होते हैं उसको ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला राष्ट्रीय हित, दूसरा राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा शक्ति। बाकी आगे जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे हम चीज़ों को समझते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहा जाता है। जेरेमी बेंथम को, ह्यूगो ग्रेसियस को, सर सेसिल हर्ट को, या फिर ओपनहाइम को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो ग्रेसियस। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता किसे कहा जाता है, ह्यूगो ग्रेसियस को कहा जाता है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है युद्ध। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, डी बाद में होना चाहिए और सी पहले होना चाहिए। फिलहाल आप लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हैं इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पूछा जा रहा था आपसे कि राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है, तो पूंजीवाद जो है ये राष्ट्रीय हित का उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित को किस रूप में देखा है। सहयोग के रूप में देखा है, शक्ति के रूप में देखा है, संघर्ष के रूप में देखा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ध्येय के रूप में देखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के रूप में देखा है। मॉर्गनथाउ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है सभी राजनीतियों की भांति, जैसे कि सभी राजनीति का उद्देश्य होता है शक्ति के लिए संघर्ष, वैसे इसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अर्थ है, जो इसका लक्ष्य उद्देश्य है, वो सभी राजनीति के भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, और इसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में देखा है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नेतृत्व,
बी जनसंख्या, सी तकनीक, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है भौगोलिक स्थिति। तो राष्ट्रीय शक्ति के सर्वाधिक जो स्थायी तत्व है वो है ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 15 होती है, 16 होती है, 21 या फिर 19 होती है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं इनमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो जजों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? मार्गिन थाउ है, प्रोफेसर सुमा है, पामर एवं पार्किंस है, डी ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्गिन थाउ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो राइटर हैं वो है मार्गिन थाउ। बड़ी इंपॉर्टेंट है पुस्तक ये, और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में किसने देखा? ओपनहाइम ने देखा, जॉर्ज कटलिन ने देखा, प्रोफेसर राफेल ने या फिर हेराल्ड लासवेल ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर राफेल ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में किसने देखा? तो प्रोफेसर राफेल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा। यदि यहाँ पर मार्गिन थाउ ऑप्शन होता तो मार्गिन थाउ भी सही होता, क्योंकि मार्गिन थाउ ने भी कहा था कि जो जैसे सभी राजनीति होती है वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष है, तो वो भी संघर्ष के रूप में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखता है। ठीक है, तो मार्गिन थाउ भी होता तो वो भी सही हो जाता, और प्रोफेसर जो राफेल हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इस बुक जो है, एक बुक का नाम है, आपको बताना इसके राइटर कौन है? मार्गिन थाउ है, क्विंसी राइट है, प्रोफेसर सुमा या फिर थॉम्पसन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्गिन थाउ। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मार्गिन थाउ। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत आदमी का भार का समर्थक है। ठीक है, श्वेत आदमी का भार जो है इसका समर्थक कौन है? मार्गिन थाउ, किपलिन, पार्कर टी मून, सी.डी. बर्न्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किपलिन। किपलिन जो है श्वेत आदमी भार का समर्थक है, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राज्य के लिए अनिवार्य तत्व को अंकुशित करता है? जनसंख्या, प्रदेश शासन या फिर प्रभुसत्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य है राज्य के लिए अनिवार्य तत्व को अंकुशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस प्रमुख विश्व संकट के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय की जो है उत्पत्ति हुई? आपको बताना कि ऐसा कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो विषय है इसका उदय हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, वोल्शेविक क्रांति के बाद, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, डी है शीत युद्ध के बाद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है इसका उद्गम हुआ। ठीक है, क्योंकि जो विश्व युद्ध है इसमें बहुत ही जनधन की हानि हुई, तो इसलिए सभी देशों ने ये निर्णय किया कि अब दोबारा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो ये दोबारा विश्व युद्ध होने से रोक सके। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं जो जिनका अलग अलग काम है। ठीक है, तो वैसे दोबारा विश्व युद्ध ना हो तो इस महामारी को देखते हुए सभी देशों ने निर्णय लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संगठन बनाएंगे जिससे इन सभी महामारियों को, इन सभी जो घातक युद्ध हैं इन सभी से हम लोग बच सकें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का जो है उदय हुआ या फिर उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से क्या राजनीति का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरों पर प्रभाव,
बी आपके पास है शक्ति संघर्ष, सी आपके पास है संघर्ष का समाधान, डी ऑप्शन आपके पास है साम्राज्यवाद की रक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद की रक्षा। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व नहीं है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मंतव्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना है, विश्व शांति स्थापित करना है, विदेश नीति को समझना है, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य है, जो मंतव्य है, वो उपर्युक्त सभी है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना, विश्व शांति स्थापित करना, विदेश नीतियों को समझना, ये जो तीनों के तीनों कार्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय कब से बना? 1919 से बना, 1945 से, 1905 से बना, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय का रूप कब लेता है? ये लेता है 1919 में। ठीक है, ये स्वतंत्र अध्ययन का विषय कब बना? तो 1919 में बना। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से क्या राजनीति की आवश्यक शर्त नहीं है? समुदाय का अस्तित्व, समुदायों में समझौता, कुछ के द्वारा अन्य को नियंत्रित करना, डी ऑप्शन आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए समुदाय का अस्तित्व, समुदायों में समझौता, कुछ के द्वारा अन्य को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से क्या राजनीति की आवश्यक शर्त नहीं है? समुदाय का अस्तित्व, समुदाय में समझौता, कुछ के द्वारा अन्य को नियंत्रित करना, डी ऑप्शन आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों जो हैं, समुदाय का अस्तित्व, समुदायों में समझौता, कुछ के द्वारा अन्य को नियंत्रित करना, तो ये तीनों के तीनों जो हैं नीति के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों के तीनों हैं और इसका डी जो दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राष्ट्रों के बीच निरंतर हो रहे संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मॉर्गनथाउ ने, जॉर्ज लिंकन ने, सी ऑप्शन आपके पास है चार्ल्स स्लाइजर ने, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है स्प्राइट ने। तो यह स्टेटमेंट जो दिया था वो दिया था मॉर्गनथाउ ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राज्यों का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, उपर्युक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राज्यों का अध्ययन भी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन का भी अध्ययन किया जाता है और शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यह कथन किसका है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली के साथ है? हर्टमैन का है, लिंकन का है, पामर एवं पार्किंस का है, मॉर्गनथाउ का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामर एवं पार्किंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली के साथ है, यह स्टेटमेंट दिया था पामर एवं पार्किंस ने। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह परिभाषा किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रमुख समूहों को प्रभावित करने, इनके आचरण को प्रभावित करने अथवा नियंत्रित करने की कला है। नंबर ए आपके पास है क्विंसी राइट ने दी थी, गोल्डस्टीन ने दी थी, पामर एवं पार्किंस ने, या फिर डी आपके पास है लिंकन ने। तो यह जो परिभाषा दी थी ये दी थी क्विंसी राइट ने। क्विंसी राइट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है प्रमुख समूहों को प्रभावित करने, इनके आचरण को प्रभावित करने अथवा इनको नियंत्रित करने की कला है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में इन्होंने यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसने? क्विंसी राइट ने। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रोजन एवं जोन्स के अनुसार कौन सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 विशेषताओं में से नहीं है? दृढ़ द्विध्रुवीयता, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आणविक शस्त्रों का आविष्कार, सी आपके पास है वैचारिक प्रतिस्पर्धा, डी आपके पास है गुटनिरपेक्षता का समापन। तो रोजन एवं जोन्स के अनुसार कौन सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 विशेषताओं में से नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आणविक शस्त्रों का आविष्कार। जैसे कि हमने परमाणु बम वगैरह बना लिया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 विशेषताओं में से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। सीमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? मार्गेनथाउ के द्वारा, नॉर्मन हिल के द्वारा, ओपेनहाइम के द्वारा, डी है पामर एवं पार्किंस के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पामर एवं पार्किंस के द्वारा। सीमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का जो सुझाव है ये पामर एवं पार्किंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में क्या सम्मिलित किया जाता है? आर्थिक संसाधन किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है, आत्मनिर्णय किया जाता है, कूटनीति किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो सुरक्षा जो है राष्ट्रीय हित के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसे शक्ति का पर्याय नहीं माना गया? प्रभाव को, संयम को, सामर्थ्य को या फिर नियंत्रण को? तो देखिए, संयम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का पर्याय नहीं माना जाता। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया, लगातार 19-20 में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत छात्रों को किसके अध्ययन के लिए उत्प्रेरित किया गया? शांति के लिए, राज्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, डी आपके पास है ए एवं सी दोनों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, शांति और अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय। दोस्तों याद रखेंगे, जब भी हम राजनीति विज्ञान में राज्य की बात करेंगे तो इसका मतलब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय संबंध जो है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ए और सी जो है ये दोनों अध्ययन के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किस देश के विश्वविद्यालय ऐतिहासिक उपागम को ही मानते या फिर अपनाते रहे हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर डी ऑप्शन आपके पास है स्वीडन। तो ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ही अपने विश्वविद्यालयों में ऐतिहासिक उपागम को अपनाता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसने कहा है कि शांति की चिंता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों के बीच साझी चीज है? वैसे मार्गेनथाउ ने ऐसा कहा था, महेंद्र कुमार ने ऐसा कहा था, स्प्राउट ने ऐसा कहा था, गार्नर ने ऐसा कहा था। तो महेंद्र कुमार ने जो है इन्होंने कहा था कि शांति की चिंता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों के बीच की साझी है। ठीक है, किसने कहा था? तो महेंद्र कुमार ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। किसने कहा है कि विश्व राजनीति के संबंध में हम जिन विभिन्न बातों का अध्ययन करते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध उपयुक्त पद नहीं है? जॉन डब्ल्यू वर्टन ने कहा था, हार्टमैन ने कहा था, रॉबर्ट लेटिंग ने कहा था, लिंकन ने ऐसा कहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जॉन डब्ल्यू वर्टन ने। ठीक है, किसने कहा था ऐसा? जॉन डब्ल्यू वर्टन ने ऐसा कहा था कि राजनीति के संबंध में हम जिन विभिन्न बातों का अध्ययन करते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
किसका मानना है कि आज राज्यों के मध्य अन्य प्रकार के संबंधों को बढ़ाने के प्रयास की मूल प्रेरणा भी राजनीति बनती जा रही है? मॉर्गनथाउ ने ऐसा कहा था, ठीक है, या फिर मॉर्गनथाउ ने ऐसा माना था। बी ऑप्शन आपके पास है केनेथ टॉम्पसन ने, पैडलफील्ड ने, या फिर डी है ए एवं सी दोनों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एवं सी दोनों ने। मॉर्गनथाउ और पैडलफील्ड ने का ऐसा मानना था कि आज राज्यों के मध्य अन्य प्रकार के संबंधों को बढ़ाने के प्रयास की मूल प्रेरणा भी राजनीति बनती जा रही है। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? क्वेश्चन नंबर ए आपके पास है विवाद का, शांति का, मध्यस्थता का। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है आक्रमण का। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है विवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस विद्वान ने विवाद को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जड़ माना है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने विवाद को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जड़ बताया है। ऑप्शन नंबर ए है बर्टन जुवेनल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है स्प्राउट, सी आपके पास है वर्टन, डी आपके पास है ग्रीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्टन जुवेनल। इसने विवाद को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जड़ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस विद्वान ने स्वीकार किया है कि विवाद ही राजनीति का एकमात्र आधार है? मिलर ने, लासवेल ने, कालिंग ने, डी है उपर्युक्त तीनों ने। तो इन तीनों ने जो है स्वीकार किया है कि विवाद ही राजनीति का एकमात्र आधार होता है, एकमात्र कारण होता है। मिलर, लासवेल और कालिंग ने, इन तीनों ने यह स्वीकार किया है। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे। राजनीति की प्रकृति किसकी पुस्तक है? मॉर्गनथाउ की है, चार्ल्स श्लिचर की है, सी आपके पास है जेडीवी मिलर की है, या फिर डी आपके पास है ग्रीन की है। तो ये जो पुस्तक है ये है जेडीवी मिलर की। राजनीति की प्रकृति किसकी पुस्तक है? तो ये जेडीवी मिलर की है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, राजनीति की प्रकृति और सीमा किसकी कृति है? विल्सन की है, स्प्राउट की है, मॉरिस कालिंग की है, वर्सले की है। तो राजनीति की प्रकृति और सीमा किसकी कृति है आपको ये बताना है। तो ये जो कृति है ये मॉरिस कालिंग की है। किसकी है? मॉरिस कालिंग। राजनीति की प्रकृति एक पुस्तक है और इसके जो राइटर हैं मॉरिस कालिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि राजनीति जो है इसका उद्देश्य ये प्राप्त करना है कि क्या, कब और कैसे किससे संबंधित है। तो यह जो स्टेटमेंट है किसका है? पैडलफोर्ड का है, लिंकन का है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है हेराल्ड डी जासवेल का है, डी आपके पास है कार्ट का है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये है हेराल्ड डी लासवेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जेडीबी मिलर की पुस्तक राजनीति की प्रकृति कब प्रकाशित हुई? ए है 1936 एडी में, बी आपके पास है 1962 एडी में, सी आपके पास है 1975 एडी में, या फिर लास्ट है 1925 एडी में या फिर ईस्वी में। तो जेडीबी मिलर की जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुई थी 1962 में, और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है राजनीति की प्रकृति। ठीक है, तो 1962 में ये प्रकाशित हुई और इसके जो इसके जो राइटर हैं वो हैं जेडीबी मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? हार्टमैन की है, थॉम्सन की है, वर्दुजिविलन की है, या फिर डी आपके पास है गार्नर की है। तो आपको बताना है कि द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो ये है वर्दुजिविनल की पुस्तक, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 38, वाटैंड डी जुवेनल की पुस्तक द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स कब प्रकाशित हुई? 1963 में,
1915 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1950 ईस्वी में, सी आपके पास है 1915 ईस्वी में, डी आपके पास है 1975 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1963 में। वाटा एंड डी जुवेनल की जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये 1963 में प्रकाशित हुई या फिर पब्लिश हुई। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लग रहा हो कि इससे आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 39 नंबर, विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों की स्थापना करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, वुडरो विल्सन है, सी ऑप्शन आपके पास है हार्डिंग है, डी ऑप्शन आपके पास है जॉन कैनेडी है। तो विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों की स्थापना करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन था। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? राष्ट्रहित है, संघर्ष है, शक्ति है। तो देखो, ये तीनों के तीनों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं, इसलिए डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, किस युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य रूप से विकास हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य रूप से विकास हुआ था। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य सत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीतियों के परस्पर घात तथा प्रतिघात को कहते हैं। यह जो कथन है ये किसका है? ऑप्शन नंबर ए है मुनरो का है, पैडल फोर्ट एवं लिंकन का है, स्प्राउट का है, या फिर क्विंसी राइट का है। तो यह जो कथन है भैया ये है पैडल फोर्ट एवं लिंकन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, किस विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मुख्य रूप से विज्ञान माना है? कार ने माना है, ग्रीन ने माना है, मॉर्गनथाउ ने, या फिर स्मिथ ने? तो ये माना है मॉर्गनथाउ ने। मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मुख्य रूप से विज्ञान माना है। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है? भौगोलिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक, या फिर डी आपके पास है सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो भौगोलिक, सुरक्षात्मक एवं आर्थिक, ये सभी हैं। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक युग में किस तत्व ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित किया है? नवोदित राष्ट्रीय युद्ध, बी ऑप्शन आपके पास है निर्गुणता की नीति, सी ऑप्शन आपके पास है शांति की समस्या, डी आपके पास है उपर्युक्त सभी? तो देखिए, आधुनिक युग में किस तत्व ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित किया है? तो नवोदित राष्ट्रीय युद्धों ने किया है, निर्गुणता की नीति ने किया है, सी आपके पास है शांति की समस्या। इन तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित किया है। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किसका ये कथन है कि किसी भी विषय का यदि क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो उसे विज्ञान कहा जा सकता है? स्प्राउट, गार्नर, कार, या फिर मॉर्गनथाउ? तो ये जो कहा था ये कहा था गार्नर ने। गार्नर ने ऐसा कहा था कि यदि किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए तो उसे विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा था कि प्रत्येक विज्ञान जो है संसार के प्रति एक धारणा, एक दृष्टिकोण, एक प्रमाणित एवं व्यवस्थित ज्ञान की ओर खोज करने की एक प्रवृत्ति है? ठीक है, विज्ञान को परिभाषित करते हुए इन्होंने यह बात कही।
ए मुनरो ने ऐसा कहा था, कार ने, लिंकन ने, या फिर क्विंसी राइट ने ऐसा कहा था? तो ऐसा कहा था कार ने। ठीक है, कार ने कहा कि विज्ञान जो है संसार के प्रति एक धारणा, एक दृष्टिकोण, एक प्रमाणित एवं व्यवस्थित ज्ञान की और खोज की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कार ने ऐसी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? मार्गेंथाउ है, कार है, पैडलफोर्ड तथा लिंकन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइटर हैं वो है मार्गेंथाउ, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, किसका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है? हेंस जे मार्गेंथाउ का यह स्टेटमेंट है या फिर यह मत है, स्प्राउट का है, चार्ल्स स्विचर का है, या फिर डी में से कोई नहीं? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मत है, ये है हेंस जे मार्गेंथाउ का। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तात्पर्य विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक संबंधों से है, यद्यपि सभी संबंध राजनीतिक नहीं होते। यह कथन किसका है? क्विंसी राइट का, लिंकन का, कार का, या फिर चार्ल्स स्विचर का? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स स्विचर का। ठीक है, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तात्पर्य विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक संबंधों से है, यद्यपि सभी संबंध राजनीतिक नहीं होते। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है, आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।